शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने 6 नक्षत्र बता चुका हूँ। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। इस 7वां नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। इसमें ये पहला भाग है, इसमें भी कई भाग बनेंगे। एक भाग में सब चीज़ समझाना बहुत कठिन काम है। तो 7वां नक्षत्र है, मैं 7वां नक्षत्र लिख दिया हूँ। इसमें आज हम 10 पॉइंट पर प्रकाश डालेंगे। इधर विषय वस्तु लिखी गई है, इधर इसके पॉइंट लिखे गए हैं। बगल में एक डायग्राम बना हुआ है जो कि आकाश में स्थिति का ये बताता है कि आकाश में हमारा पुनर्वसु नक्षत्र कहाँ पर स्थित है और कैसा है। तो हम चलते हैं आपको अपने विषय वस्तु पर। पहला है आकाश में स्थिति एवं स्वरूप। पुनर्वसु नक्षत्र आकाश में स्थित कहाँ है और इसका स्वरूप कैसा है। पुनर्वसु एक शुभ नक्षत्र है। इसमें कोई भी शुभ काम किया जाता है और यह 2 शब्दों से मिलकर कर बना हुआ है। पुनः धनवसु माने पुनः माने दोबारा, वसु माने धन प्राप्त करना, मान प्राप्त करना, यश प्राप्त करना। वसु का मतलब देवता भी होता है, पुनः देवता के समीप भी आ जाना। ज्ञानी और विद्वान लोग इसको शुभत्व की तरफ ले जाना वाला भी कहते हैं कि ये शुभ काम की तरफ, यानी अच्छे की तरफ ले जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र शुभता प्रदान करता है, प्रगति देता है, उन्नति कराता है, धन देने वाला होता है। यह नक्षत्र पुनर्वसु जो है, यह गुरु ग्रह की ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। अब इसमें कितने तारे हैं और आकाश में ये कहाँ स्थित है, इसको हम बताते हैं इस डायग्राम से। ये डायग्राम में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 4 दिशाएं बनी हुई हैं। ये उत्तर गोलार्ध लिखा, उत्तरी गोलार्ध का ये डायग्राम है। बीच में एक रेखा बनी है जो विषुवत रेखा है और एक क्रांति वृत्त बना हुआ जिस पर कि सूर्य का परिभ्रमण वो रास्ता है, वो उसको क्रांति वृत्त कहते हैं। एक क्रांति वृत्त बना है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा ये पुनर्वसु नक्षत्र आसमान में है कहाँ। इसके लिए जान लीजिए कि उत्तर, इस विषुवत रेखा का उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है। पहली बात जान लीजिए विषुवत रेखा के ये उत्तर में है और क्रांति वृत्त के भी उत्तर में है। ये मैंने ये बनाया हुआ है, 4 इसमें तारे बनाए हुए हैं और ये क्रांति वृत्त के ऊपर में ये मैंने लिखा है पुनर्वसु। इसमें 2 तारे मेन माने गए हैं। एक ये ऊपर का ये पुरुष है और ये बगल का प्रकृति। यही पुरुष और प्रकृति मेन माना गया है। लेकिन 2 तारे इसमें और हैं, सब मिला करके 4 तारे हैं जो कि एक ये भवन के समान दिखाई देता है, घर के समान दिखाई देता है। इसकी आकृति घर जैसी है। इसी पुरुष और प्रकृति के कारण ही मिथुन राशि में स्त्री पुरुष के जोड़ों के रूप में मान्यता प्राचीन सभ्यता में मिली है, इसी प्रकृति और पुरुष के नाते ही।
तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा पुनर्वसु नक्षत्र आसमान में है कहाँ। और विषुवत वृत्त से 28 अंश 2 कला के ऊपर है। ये मैंने लिख भी दिया गया है जिससे बाद में आप लोगों को भूल न जाए। तो विषुवत वृत्त से 28 अंश 2 कला और क्रांति वृत्त से 6 अंश 41 कला के ऊपर ये हमारा पुनर्वसु नक्षत्र है। हमारा जो निर्यन सूर्य होता है 5 जुलाई को इस नक्षत्र में प्रवेश करता है और फरवरी के अंत में रात्रि 9 से 11 बजे तक हमारे शिरोबिंदु पर होता है। हमारे सिर के ऊपर रहता है, यानी एकदम सीधे आसमान में चला जाता है। तो शायद आपको आकाश में स्थिति और इसका स्वरूप भवन जैसा है और 4 तारों का एक ये नक्षत्र है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। तारामंडल हमारे ज्योतिष में 88 तारामंडल माने गए। अब ये तारामंडल किसके अंतर्गत आता है, कौन से नंबर के अंतर्गत आता है और उसका क्या नाम है? पुनर्वसु को 38वें तारामंडल में लिया गया है, माना गया है और इसको जेमिनी मिथुन इसका नाम है। यानी 38वें तारामंडल का नाम जेमिनी मिथुन है। जेमिनी इंग्लिश में कहते हैं, मिथुन संस्कृत में या हिंदी में कहते हैं। तो उसी के अंतर्गत इसका वर्णन आया है, यानी वहीं से ये उसकी मान्यता मिली हुई है 38वें तारामंडल में। तो शायद आपको ये तारामंडल भी समझ में आ गया होगा। तीसरा इसका पॉइंट है विषय वस्तु का प्रतीक चिन्ह। इस पुनर्वसु का प्रतीक चिन्ह है क्या? इसका चिन्ह है बाणों से भरा हुआ तरकश। आप लोग देखते होंगे श्री रामचंद्र जी बाण लिए रहते थे पीछे, ऐसे तरकश, उसको तरकश कहते हैं, इसमें बाण रखा जाता है। तो वही इसका प्रतीक चिन्ह है, बाणों से भरा हुआ तरकश। अब ये प्रतीक चिन्ह जानने से फायदा क्या है? पहली बात तो ये जानिए कि तरकश क्या होता है और बाण क्या काम करता है, तब वही फायदा जो उसमें पैदा हुआ है वो फायदा उसमें मिलता है। ये जो बाण होता है उसका एक लक्ष्य होता है, वो किसी की इच्छा पे चलता है, उसमें गतिशीलता होती है। ये बाण मनुष्य के स्वभाव को दर्शाता है। तो जो इस नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा होता है वो लक्ष्य लेकर के चलता है, उसका एक संकल्प होता है, एक लक्ष्य होता है, उसकी गतिशीलता होती है। और यह जो बाण है, बाण से भरा हुआ प्रतीक चिन्ह जो इसका तरकश है, इसमें दिव्य बाण माने गए। दिव्य बाण का मतलब क्या होता है कि वो अपना लक्ष्य भेद करके वो वापस आ जाता है। अब इसका क्या मतलब जो इसमें पैदा हुआ है कि जो मनुष्य है लक्ष्य वो अपना भेदेगा, अगर बाई चांस कुछ गड़बड़ भी हो गया तो फिर से वो बाण मारेगा, यानी फिर से वो लक्ष्य भेदेगा। यानी पुनर्वसु नक्षत्र में कोई पैदा हुआ तो उसका बाण और तरकस जैसा स्वभाव रहेगा, उसको भटकने की कम संभावना रहेगी और वो नवीनीकरण, पुनः उत्पत्ति और अनंत काल तक प्रहार की वो क्षमता रखेगा कि एक बार मारा बाण, दोबारा बाण मारा, यानी एक बार किसी काम में कोशिश किया, दोबारा काम कोशिश किया, तिबारा काम कोशिश किया, बिना लक्ष्य भेदे वो हटेगा नहीं। वो कुशल पूर्वक किसी हर जोखिम से बच भी निकलेगा, क्योंकि वो बाण जो है वो दिव्य शक्ति का अनंत स्रोत है। यानी किसी मुसीबत में भी फंसा तो वो किसी न किसी तरीके से वो निकल जाएगा। यही इसका प्रतीक चिन्ह जानने का मतलब है।
कि वो जो पुनर्वसु नक्षत्र में जो जातक या जातिका पैदा हुआ उसमें वो गुण आता है कि अपने लक्ष्य को किसी भी तरीके से वो हासिल करेगा। जैसे रामचंद्र जी बाण मार रहे हैं तो जब तक दुश्मन ख़त्म नहीं हो रहा है तब तक बाण बार बार मार के उसी में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जब दुश्मन ख़त्म हो जाता है तो शांत हो जाता है। शायद आपको प्रतीक चिन्ह के बारे में समझ में आ गया होगा, उसका महत्व भी जान गए होंगे। अगला है चौथा पॉइंट, नक्षत्र स्वामी। अब नक्षत्र स्वामी इसके क्या है? नक्षत्र स्वामी पुनर्वसु नक्षत्र के बृहस्पति होते हैं। एक एक नक्षत्रों के, तीन तीन नक्षत्रों के एक एक स्वामी हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र के बृहस्पति स्वामी है। अब बृहस्पति क्या क्या गुण द्रव्य होता है? वो ज्ञानी होते हैं और वो सुख प्रदान करने वाले होते हैं। वो ब्राह्मण माने गए हैं, उनका रंग पीले रंग का है। वो भूरे बाल वाले और नेत्र वाले भी होते हैं। उनकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है। वो शेर जैसे, शंख की ध्वनि जैसी उनकी आवाज़ होती है। वो धन प्राप्त करने के उत्सुक रहते हैं। वो वशा प्रधान रहते हैं और धर्म कर्म करने वाले होते हैं। अब ये जानने से इसका महत्व क्या है कि हम इसको जाने कि नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं। जो इस नक्षत्र पुनर्वसु में नक्षत्र में पैदा हुआ उसमें भी बृहस्पति जैसे गुण रहेंगे। वो भी ज्ञानी होगा, उसमें भी ब्राह्मण जैसे गुण रहेंगे, शांत स्वभाव रहेगा, सत्वगुणी रहेगा, धर्म कर्म को मानने वाला रहेगा, ज्ञानी रहेगा, लेकिन वो थोड़ा शरीर से स्वस्थ भी रहेगा क्योंकि ये वशा प्रधान है। वशा शरीर को मोटी भी कहती है। तो जो पुनर्वसु नक्षत्र का जो जातक या जातिका होगा थोड़ा वो हेल्दी भी हो जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि भी श्रेष्ठ, उसकी आवाज़ बड़ी बुलंद रहेगी, शंख जैसी, शेर जैसी उसकी आवाज़ रहेगी और धर्म कर्म करने वाला भी रहेगा। तो इसके नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति जानने से क्या फ़ायदा है वो भी मैंने आपको बताया कि इसका महत्व क्या है। जातक जातिका में वो गुण आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? आराध्य वृक्ष। इस पुनर्वसु नक्षत्र के आराध्य वृक्ष कौन से? हर नक्षत्रों के एक एक वृक्ष होते हैं। इसका वृक्ष है बांस, बम्बू जिसे कहते हैं, जो बहुत लंबा होता है। अब आप लोग जानते होंगे कि बांस आंधी पानी में भी टूटता नहीं, झुक जाता है। बाद में धूप निकलती है तो खड़ा भी कभी कभी हो जाता है। तो जो जातक पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुआ है वो कठिनाइयों से टूटता नहीं, झुक जाएगा, फिर से लड़ेगा और बांस हरा भरा रहता है। तो इस पुनर्वसु नक्षत्र वाले का स्वभाव बांस जैसे होगा, हमेशा हरा भरा खुशहाल रहेगा। बांस हमेशा शुभ कार्यों में उपयोग होता, देखते होंगे शादी विवाह में हरा बांस गाड़ा जाता है। तो बांस शुभता का प्रतीक है और वह दुखों में भी, आंधी पानी में भी झुक भले जाए, टूटता नहीं। तो ये बांस जो है ये इसका आराध्य वृक्ष है। पुनर्वसु नक्षत्र वालों को बांस की सेवा करनी चाहिए, वृक्षारोपण में बांस लगाना चाहिए, बांस को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का आराध्य वृक्ष ही है और वृक्ष बांस जैसा उसका स्वभाव भी होता है। वो विपत्ति में झुक भले जाए, जरा सा नरम भले हो जाए, लेकिन टूटेगा नहीं। उसमें असहनीय सहन शक्ति होती है, अद्भुत सहन शक्ति होती है। शायद आप आराध्य वृक्ष को समझ गए होंगे। अगला है सातवां तत्व। पुनर्वसु नक्षत्र का तत्व क्या है? इसका तत्व जल है। आप जल जानते होंगे कि जहाँ भी रहता है उस परिस्थिति में अपने को ढाल लेता है, अपना रास्ता वो खुद बना लेता है।
तो पुनर्वसु नक्षत्र वाला जहाँ जाता है उस परिस्थिति में ढल भी जाता है और अपना रास्ता, कितना भी समस्या हो, पानी को कोई रोक नहीं सकता, जिधर नीचे पाएगा उधर वो चला जाता है। अपना रास्ता पुनर्वसु नक्षत्र वाला बना भी लेता है। ये दूसरे की भावनाओं को समझता भी है, जल जैसा इसका स्वभाव है। अब किसी परिस्थिति में ढल भी जाता है, जैसे जल किसी की प्यास बुझा देता है, वो ऐसे ये पुनर्वसु नक्षत्र वाले का तत्व जल होने के कारण किसी की समस्या को ये दूर भी कर देता है, उसकी जड़ से जड़ समस्या का हल, परेशानी उसकी दूर करता है और उसको सांत्वना भी देता है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि इसका तत्व जल है और जल का प्रभाव पुनर्वसु नक्षत्र वालों जो पैदा होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला है इसकी राशि। पुनर्वसु नक्षत्र मैं बताया हूँ कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इसका 3 चरण तो मिथुन राशि में आता है, 20 अंश से लेकर के 30 अंश तक, 3-20 का एक चरण होता है। तो 20 से लेकर के 23-20 तक एक हुआ और 23-20 से 26-40 तक 2 हुआ, 26-40 से 30 तक 3 चरण हो गया। तीनों चरण मिथुन राशि में। एक चरण इसका 0 से लेकर के 3-20 तक कर्क राशि में आता है। यानी ये पुनर्वसु नक्षत्र जो है कि 2 राशियों में है, एक आपका मिथुन राशि में है और एक कर्क राशि। दोनों के फिर 2 देवता हो जाते हैं। जो 3 चरण के देवता हैं उसके मिथुन राशि के बुध देवता हो जाते हैं और जो उसका है कर्क राशि हैं उसके देवता जो हैं चंद्रमा हो जाते हैं। तो उनका प्रभाव जो है, जब मैं बताऊंगा कि पद विचार में, तो बताऊंगा क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। अभी आप इतना जान लीजिए। आगे है इसकी योनि। 9वां पॉइंट योनि का है। योनि इसकी है मार्जार की। मार्जार क्या किसको कहते हैं? बिल्ली को, काइट को कहते हैं। अब इसकी योनि जान के हम क्या करेंगे, इससे कौन सा फल निकालेंगे? फलित ज्योतिष में किसी की कुंडली में या किसी को देख करके हम क्या जानेंगे? जो पुनर्वसु नक्षत्र में रहता है वो बिल्ली जैसा होता भी है। अब बिल्ली कैसे होती है? वो निडर होती, किसी को नहीं डरती है, आपके बगल में बैठ जाएगी, डांटने से भी नहीं हटती है। और वो साहसी भी होती है, चतुर होती है, वो चुनौती का सामना भी करती है। कोई चुनौती आ जाती तो खड़ी होकर गुर्राने लगती है और उसके अंदर हिम्मत भी होती है और अपने शर्तों पर वो जीती है कि हम यही काम करेंगे। कितना भी कहो उसकी अपनी शर्त रहती कि हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, आप कुछ भी कहो। उसका दिमाग तेज होता है, उसकी याददाश्त तेज होती है, उसकी अच्छी शरीर की बनावट भी होती, लचकदार होती है और वह हाव भाव और आकर्षक भी होती है, देखने में आकर्षक होती है। तो जो पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा होता है वो बिल्ली जैसे ये गुण रहते हैं। उसका भी हाव भाव अच्छा होता है, देखने में आकर्षक होता है, लचकदार होता है, निडर होता है, साहसी होता है, बुद्धिमान होता है, दिमागदार होता है। तो ये गुण पुनर्वसु नक्षत्र के जातक और जातिका में आ जाते हैं। तो शायद आपको योनि के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आपका लास्ट पॉइंट है 10वां, मेरा गोत्र। इस पुनर्वसु नक्षत्र का गोत्र क्या है? इसका गोत्र है क्रतु। 7 ऋषि माने गए हैं सप्त ऋषियों में, उसमें एक ऋषि क्रतु भी है। क्रतु का मतलब होता है यज्ञ करना, और वो क्या कहा, संकल्प करना, प्रेरणा देना, यही सब इसका मतलब होता है। कि जो क्रतु का मतलब कि जब यज्ञ की पर्यायवाची बताई जाती है तो कहीं कहीं उसको क्रतु भी कहते हैं। ये जो हमारे क्रतु हैं, ये गोत्र के जो वो हैं, इसका जो गोत्र है क्रतु हमारे ये उत्साह बढ़ाने वाले हैं, भावना बढ़ाने वाले हैं, इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। तो ये गुण क्रतु के अंतर्गत है। अब इसको जानने से हम क्या करेंगे? गोत्र जान करके जो पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुआ है उसका स्वभाव भी क्रतु जैसा होगा।
यज्ञ करने वाला होगा, धार्मिक होगा, किसी की भावना को बढ़ाएगा, उत्साह को बढ़ाएगा, मनोबल को बढ़ाएगा और उसमें अद्भुत इच्छा शक्ति भी रहेगी। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा पुनर्वसु नक्षत्र और उसके 10 पॉइंट को। बस आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके और भी भाग जल्दी ही आने वाले हैं, क्योंकि एक भाग में समाप्त नहीं होता, वीडियो बड़ा हो जाता है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।